हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित तिवारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज आपका नया चैप्टर एंड द चैप्टर इज़ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। यानी कि वो प्रोडक्ट जिनकी अब हमारे शरीर में ज़रूरत नहीं है वो कौन कौन से हैं, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कौन से हैं। देखिए, हो तो बहुत सकते हैं, लेकिन बेसिकली इस चैप्टर में हम नाइट्रोजनस जो सब्सटेंस हमारे हैं उन्हीं पे बात करेंगे। जो भी हमारे यू मीन टू से जो नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल हैं, बेसिकली उन पे हमारी चर्चा होगी यहाँ पे। तो उन्हीं के बारे में मेन बात करेंगे। नाइट्रोजनस जो हैं, अब नाइट्रोजनस में हमारे पास अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया, इनके बारे में बात होगी। तो फिलहाल एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन ये चैप्टर का नाम है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कौन से होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए कौन से ऑर्गन्स का इस्तेमाल होता है, फिर उसके बाद मैकेनिज़्म क्या है, और उसके बाद फिर डिसऑर्डर, जैसा हमेशा हम पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम की, उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन की, देन फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स की बात करेंगे, मैकेनिज़्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट की बात करेंगे, किडनी के फंक्शन के रेगुलेशन की बात करेंगे, मैक्चुरेशन की बात करेंगे, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, और सबसे लास्ट में हम डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो ये पूरा टॉपिक हमें एक एक करके आपके साथ डिस्कस करना है। और जैसा आप समझते भी हैं और पीछे के चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आपको बात समझ में आ गई होगी, और वो कि हमने डाइजेशन किया, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन किया, उसके बाद रेस्पिरेशन में हमने कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म की बात करी। बॉडी टिश्यूज़ में काफ़ी कुछ बन गया होगा, उनको कुछ हटाना है और कुछ को रखना है। यस, देखते हैं। एनिमल एक्यूमुलेट्स अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। एनिमल्स की सेल्स में ये सब इकट्ठा होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कुछ आयंस, जिसमें सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा, किस प्रोसेस के द्वारा, आइदर बाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी और बाई अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन। मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से या ज़रूरत से ज़्यादा खा लेने की वजह से, इंजेशन मतलब मैक्सिमम जो ज़्यादा खा लेंगे, लाइक एक्सेस इंजेशन। अब समझना क्या है, इन सब्सटेंस को हमें पूरी तरीके से टोटली या पार्शली रिमूव करना है। पार्शली मतलब इतना हटा देंगे, पार्शली का मतलब है कि इतना रिमूव कर दिया जाएगा कि हमारे बॉडी टिश्यू को नुकसान ना पहुंचाएं, हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को डैमेज ना कर पाएँ, नुकसान ना पहुंचाएं। तो जैसे अमोनिया है, इसे हटा देंगे, लगभग पूरा हटा देंगे। रीज़न क्या है? अमोनिया टॉक्सिक होता है बहुत, तो उसे हटाना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। अब बहुत कुछ ऊपर आपने पढ़ा है अभी। CO2 के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि CO2 को कैसे बाहर निकाला जाएगा, लेकिन आज जो हमारा पूरा फोकस है वो नाइट्रोजनस मटेरियल पे है, कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल पे है। और कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यहाँ पे हैं अमोनिया, जैसा कि ऊपर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। अमोनिया है और यूरिया है और यूरिक एसिड है, ठीक है ना? यस, बात को समझते हैं। तो जो भी हमारे एक्सक्रीटिव मटेरियल हैं जिनको हमारे शरीर को ज़रूरत अब नहीं है, इन्हें या तो थोड़ा सा रिमूव करेंगे और या तो पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है? यस, फर्स्ट इज अमोनिया। अमोनिया पे बात करते हैं। अमोनिया लिखा भी है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स। तो ये लाइन आपको पहले ही मार्क कर लेनी चाहिए कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, नाम रट लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है, आर मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा रिमूव किया जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेजर फॉर्म्स हैं जिनको आपको हटाना है, अमोनिया, यूरिया और एक एसिड। इतनी बार नाम ले लूंगा कि आपको याद हो जाएगा। अमोनिया के बारे में पहली बात करी जाए। अमोनिया फर्स्ट, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म्स। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक, ये मोस्ट टॉक्सिक है, मोस्ट टॉक्सिक है। और दूसरी बात, इसको रिमूव करने के लिए सबसे ज़्यादा पानी चाहिए,
यानी लार्ज अमाउंट ऑफ H2O रिक्वायर्ड फॉर इट्स रिमूवल, इसको रिमूव करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। तो यस, अमोनिया के बारे में बात हो रही है। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म्स, रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। दोनों पॉइंट को अच्छे से मार्क कर लेना, ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है अमोनिया। दूसरा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए किस चीज़ के लिए? रिमूवल के लिए। दूसरा सवाल, यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक, ये सबसे कम टॉक्सिक है, रिमूव विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। चूंकि ये लीस्ट टॉक्सिक है, इसलिए मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स रिमूवल। अब दो सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में खूब। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है टॉक्सिसिटी सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। नंबर 1 2 3 नहीं, सिर्फ ऑर्डर देखना है। नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे पास कौन सा है? अमोनिया और यूरिया और यूरिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करी जाए टॉक्सिसिटी की, तो वो अमोनिया की टॉक्सिसिटी है, उसके बाद यूरिया की और उसके बाद यूरिक एसिड की। एक सवाल तो आपको ये नोट कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा सवाल, आपका दूसरा क्वेश्चन है, जो मैंने पीछे पढ़ा है उसी पे करा रहा हूं। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर देयर रिमूवल, रिमूव करने के लिए पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसको पड़ेगी? तो यस, अगेन अमोनिया सबसे ज़्यादा, देन यूरिया एंड देन यूरिक एसिड। सबसे ज़्यादा अमोनिया, देन यूरिया एंड देन यूरिक एसिड। तो अब आपसे पूछा जाए कि लीस्ट टॉक्सिक कौन है? लीस्ट टॉक्सिक, तो यस, यूरिक एसिड। लीस्ट टॉक्सिक है तो लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड, सबसे कम पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे कम टॉक्सिक है, इसलिए। ये मोस्ट टॉक्सिक है, अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक है, इसलिए सबसे ज्यादा पानी चाहिए। ये बात याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, और जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता रहा है और जो आप सही भी कर लेते हैं, सबसे अच्छी बात ये। दोनों पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। लीस्ट टॉक्सिक क्या है, मोस्ट टॉक्सिक क्या है, सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत किसको पड़ती है और कम पानी की ज़रूरत किसको पड़ती है। आगे बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज नोन एज अमोनोटलिज्म। पॉइंट आउट करें चीज़ों को, क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटलिज्म। अमोनिया को रिमूव करने की प्रोसेस का नाम क्या है? अमोनोटलिज्म। अब वो प्रोसेस का नाम मार्क करें, अमोनोटलिज्म। यस, अच्छा, आगे का यूरियोटलिज्म, ठीक है। अच्छा, जो ऑर्गेनिज्म रिमूव करते हैं उन्हें हम अमोनोटैलिक कहते हैं। जैसे मेनी बोनिफिशेस, एक्वाटिक एम्फीबिया एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटैलिक। यानी कि ये एग्जाम्पल आपको नोट करना है। क्या? मेनी बोनिफिशेस, जो बोनिफिशेस हमारी होती हैं, ऑस्टिक्थिस, एक्वाटिक एम्फीबिया एंड एक्वाटिक इंसेक्ट, दे आर अमोनोटैलिक। एक्वाटिक वर्ड के साथ हम अमोनोटैलिक क्यों जाते हैं? इसका रीज़न ये है कि अमोनिया के रिमूवल के लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए एक्वाटिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्वाटिक इंसेक्ट हो गया। एक्वाटिक एम्फीबिया में आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं टैडपोल लार्वा, नोट कर सकते हैं, टैडपोल लार्वा। ये एम्फीबिया
में जो टैल्पो लार्वा होता है वो अमोनोटैलिक होता है। एक्वाटिक इंसेक्ट्स भी हमारे क्या होते हैं, अमोनोटैलिक होते हैं, और बोनीफिशेस क्या होती हैं, अमोनोटैलिक होती हैं। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पूछा जाएगा अमोनोटैलिक का एग्जाम्पल बता दीजिए, तो मेनी बोनीफिशेस, एक्वाटिक एम्फीबिया एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स चलेगा। नेक्स्ट, अमोनिया इज रेडली सॉल्युबल, ये बहुत ही सॉल्युबल होता है, जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल्स। क्यों? क्योंकि मछली में होता है ना, तो मछली में जब ये रिमूव होगा तो गिल्स के थ्रू भी निकल जाएगा ये। एज ए अमोनिया मैन NH4+ के रूप में रिलीज होगा। अमोनिया मैन, मैं फिर से बात कर दूं, अमोनिया इज रेडली सॉल्युबल, अमोनिया बहुत ही सॉल्युबल होता है वाटर में, और ये डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा बॉडी सरफेस से या गिल सरफेस से निकल जाता है एज ए अमोनियम आयन। दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अमोनोटैलिज्म में अमोनियम आयन के रूप में अमोनिया बाहर निकल जाता है। सच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अमोनोटैलिक एनिमल्स। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। यहाँ पे किडनी कोई अहम रोल प्ले नहीं करता। वर्टिब्रेट्स में तो किडनी होती है ना, एम्फीबिया में, तो वहां पे कोई रोल प्ले नहीं करेगा ये। अगला, अब आगे इस बात समझिएगा भाई, चूंकि पानी का बहुत नुकसान हो रहा है, और अगर कोई भाई इसके रिमूवल में, और अगर कोई टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन करे, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म जमीन पे रहना चाहे, तो फिर वो बहुत पानी का नुकसान नहीं कर पाएगा। इसलिए जब लोग पानी से जमीन पे आए, लैंड पे आए, ध्यान से समझिएगा, पानी से लैंड पे आए, तो उन्होंने अमोनिया के बजाय यूरिया एज ए वेस्ट मटेरियल निकालना शुरू कर दिया। और जब वो जमीन से हवा में चले गए, हवा में, तो फिर यूरिक एसिड के रूप में रिमूवल शुरू कर दिया। मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं बात को, देखिए ध्यान से, यहां पे हम बात को समझा भी सकते हैं आपको, बस आप सुनिएगा ध्यान से। देखिए, अमोनिया वहां पे निकलता है जहां पे खूब ज्यादा पानी हो, H2O बहुत हो। जमीन पे, लैंड पे यूरिया एज ए एक्सक्रीटिव मटेरियल है, और यूरिक एसिड जो ऑर्गेनिज्म जनरली एयर में रहते, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, तो इन सब में यूरिक एसिड एज ए वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है। बस यही आपको समझाना चाह रहा था। तो टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। क्यों? टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन में थोड़ा कम टॉक्सिक क्यों चाहिए? इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि जो जमीन पे कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें यूरिक एसिड ना हो सकता है। तो टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन जो है, ये ज़रूरत बन गई उन लोगों की जो लोग जमीन पे रह रहे हैं और वहां पे टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होना जरूरी हो गया। जैसे यूरिया की बात करें, यूरिक एसिड की बात करें, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन पे रह रहे हैं, उन्हें पानी बचाना भी पड़ेगा, और अगर वो पानी नहीं बचाएंगे तो उनके लिए दूसरी समस्या कल को खड़ी हो जाएगी, इसलिए पानी बचाना भी ज़रूरी है। तो यस, पानी का कंजर्वेशन सबसे ज़्यादा कौन करता है? एक सवाल और, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा वो लोग करते हैं जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, उसके बाद वो लोग करते हैं जो यूरिया सिक्रीट करते हैं, उसके बाद वो लोग करते हैं जो अमोनिया सिक्रीट करते हैं। समझ पा रहे हैं ना? यस, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंजर्वेशन वही होगा। मैमल्स, मार्क करें, मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल, एम्फीबिया एंड मैराइन फिशेस मेनली एक्सीट यूरिया एंड कॉल्ड यूरियोटैलिक। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चल के मार्क करता हूँ इसको, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, बस आपको यही मार्क कर लेना। मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया एंड मैराइन फिशेस मेनली एक्सीट यूरिया एज अ यूरियोटैलिक एनिमल्स। हम लोग भी, मैमल्स, ह्यूमन इसी में आएंगे, हम लोग भी यूरियोटैलिक हैं, पानी को बचाना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो मैमल्स अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को एम्फीबिया, मैराइन फिशेस, एम्फीबिया में कौन सा? टेरेस्ट्रियल, वो वाले जो ज़मीन पे हैं। तो सवाल बहुत टिपिकल हो जाता है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं, टेरेस्ट्रियल वाले, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, वो वाले क्या शो करेंगे? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स शो, आंसर प्लीज़, टेरेस्ट्रियल एनिमल आपके शो करते हैं यूरियोटैलिक कंडीशन। और एक्वाटिक एम्फीबिया, टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया यूरियोटैलिक एंड एक्वाटिक एम्फीबिया
अमोनोटैलिक, क्लियर। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स पानी को बचाना चाहते हैं, इसलिए यूरियोटैलिक एडाप्टेशन शो करते हैं। आगे, अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर ऑफ दीज एनिमल्स एंड रिलीज इनटू ब्लड व्हिच इज फिल्टर्ड एक्सक्रीटेड आउट ऑफ किडनी। दो सवाल यहां बनता है। कह रहे हैं कि अमोनिया जो प्रत्येक सेल्स में बना है, अमोनिया बच्चों, अमोनिया जो बना है बॉडी के हर सेल में, वो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ मेटाबॉलिज्म के द्वारा यूरिया में, कहाँ, लीवर में। यानी अमोनिया नाउ कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर वाया द ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल के प्रोसेस के द्वारा रिलीज इनटू द ब्लड व्हिच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट किडनी, और कहाँ पहुंच गया, किडनी में। सवाल समझाना जरा ध्यान से। मैं एक बात आपसे कर दूं, अमोनिया बनता है और अमोनिया चेंज हो जाता है लीवर में, चेंज हो जाता है यूरिया में, यूरिया में चेंज हो जाता है, ठीक है। और यूरिया को किडनी शरीर से बाहर निकाल देता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि किडनी नॉन फंक्शनल हो जाए, किडनी अगर नॉन फंक्शनल हो जाएगा कहीं पे भी, तो ब्लड में यूरिया बढ़ जाएगा, और अगर लीवर नॉन फंक्शनल हो जाएगा तो ब्लड में या शरीर में NH3 बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लीवर क्या करता है, NH3 को कन्वर्ट करता है यूरिया में, और किडनी क्या करता है, किडनी यूरिया को एलिमिनेट करता है। तो किडनी अगर काम ना करेगा तो ब्लड में यूरिया बढ़ जाएगा, और अगर लीवर काम नहीं करेगा तो शरीर में अमोनिया बढ़ जाएगा। ओवरऑल किडनी और लीवर का यही मेन फंक्शन है। अगर किडनी नॉन फंक्शनल हो जाए तो क्या होगा, ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब सवाल निकाले जाते हैं। अगर मैं कह दूं लीवर नॉन फंक्शनल है, लीवर काम करना बंद कर दे, लीवर काम करना बंद कर दे तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। जहर फैल जाएगा मतलब मौत निश्चित है। इसलिए लीवर बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। क्यों? लीवर का काम है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना और फिर भेज देना किडनी के पास, और उससे कहना भैया निकाल के बाहर कर दो। तो किडनी भी अच्छी होनी चाहिए, लीवर भी अच्छा होना चाहिए, सारे ऑर्गन अच्छे होने चाहिए। चलिए, तो ये तो मैंने इस पॉइंट से सवाल आपके निकाल के आपसे पूछ लिया कि अमोनिया जो है बनता है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में शरीर में, और यूरिया में कन्वर्ट होता है कहाँ, लीवर में, और उसके बाद किडनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लेना, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको याद रखना। बहुत बार पूछा गया है कि थोड़ा सा अमाउंट ऑफ यूरिया किडनी मैट्रिक्स में रखा जाता है ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कर ले। अभी यहाँ पे आपको समझा नहीं पाऊंगा, आगे थोड़ा वक्त देना फिर बताऊंगा। कुछ यूरिया, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ यूरिया हमेशा रखा जाता है किडनी के मैट्रिक्स में। आगे क्या होता है बताऊंगा, किडनी मैट्रिक्स क्या होता है। तो सब निकाल दिया यूरिया, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट ऑफ यूरिया किडनी के मैट्रिक्स में रखा जाता है ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए। यहाँ एक्चुअल में ऑस्मोलरिटी 300 से 1200 तक जाती है, काफ़ी परिवर्तन आता है, इसलिए आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। मैं सारे पॉइंट यहाँ से हटाने जा रहा हूँ अब। यस, अमोनोटोलिज्म याद रखिएगा, अमोनोटेलिक एनिमल्स कौन से हैं ये याद रखिएगा, टेरेस्ट्रियल अडॉप्टेशन क्या होता है ये याद रखिएगा, मैमल्स या आगे छोड़िए, यूरियोटेलिक का एग्जाम्पल याद रखिएगा, और अमोनिया प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिज्म के द्वारा लीवर पूरे सेल्स में, और लीवर में कन्वर्ट होता है यूरिया में, और किडनी के द्वारा निकाल दिया जाता है बाहर। थोड़ा सा जो हमने बोला, सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ द सम एनिमल्स टू मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी। तो इन एनिमल्स में ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोलरिटी क्या होता है, उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए होगा कुछ चक्कर, मैं कह रहा हूं आगे बताऊंगा। अब आगे जरा समझिए, दो केस हो गया हमारा, तीसरा देखिए, रेप्टाइल्स की बात करने चले तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल, इंसेक्ट। कम से कम 5 बार नीट के एग्जाम में ये सवाल आया है। क्या? ध्यान से सुने। रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल और इंसेक्ट एक्सक्रीटेस नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड। क्या रिलीज करते हैं? यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट या पेस्ट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। यहां से बहुत कम पानी का नुकसान होता है। दिस इज कॉल्ड यूरिकोटैलिक एनिमल। लीस्ट टॉक्सिक है यूरिक एसिड, लीस्ट टॉक्सिक है, लीस्ट टॉक्सिक है। इसको निकालने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, यह बात आप याद रख लेना।
तो ये तो बात हो गई। अब दो सवाल और, वो जरा सुने ध्यान से भाई। हमने तीन नाम लिए, अब एक सवाल और भी है। क्या? स्पाइडर में, नोट कर लीजिएगा, स्पाइडर में मकड़ी एंड स्कॉर्पियन में, स्पाइडर और स्कॉर्पियन, इसको बताने के पहले एक बार और, रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल, इंसेक्ट, इसमें क्या होगा? पूरा मिटाने जा रहा हूं एक बार फिर से, पूरा मिटा दिया। आप सुनो एक बार फिर से मुख्य समाचार। रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल और इंसेक्ट में यूरिक एसिड निकलता है, इसलिए इनको यूरिकोटैलिक कहते हैं। ठीक है। मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया एंड मैराइन फिशेस में यूरिया रिलीज होता है, इसलिए इनको यूरियोटैलिक कहते हैं। और मेनी बोनीफिशेस, एक्वाटिक एम्फीबिया और एक्वाटिक इंसेक्ट में अमोनिया रिलीज होता है, इसलिए इनको अमोनोटैलिक कहते हैं। ये तीन बातें आपको हमेशा और हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो ये एग्जाम्पल अच्छे से मार्क कर लेना, कम से कम ये याद होना चाहिए, मिनिमम यही अनगिनत बार पूछा गया है। तो हमने तो यहां सिर्फ तीन नाम लिए, कौन कौन सा? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। लेकिन यूरिक एसिड, लेकिन सर दो एग्जाम्पल हमारे पास हैं, एक स्पाइडर और दूसरा स्कॉर्पियन। ये पूछा भी गया है, इसमें जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है ये अलग से होता है, ये इन तीनों में कुछ नहीं होता, और उसका नाम है ग्वानिन। नोट कर लीजिएगा, ग्वानिन। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। स्पाइडर में और स्कॉर्पियन में ग्वानिन एज ए एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, ये बात याद रखना। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपसे बात करें। और ठीक है बच्चों, ओके, चलो हो गया पूरा। अब इसको मिटा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले पैराग्राफ पे आते हैं। इस सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम, अगर हम एनिमल किंगडम का सर्वे करें और बात को समझने का प्रयास करें, तो इस सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स ए वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। मार्क करें, इस सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स ए वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटिव स्ट्रक्चर्स। ढेर सारे एक्सक्रीटिव स्ट्रक्चर्स आपको यहां मिल जाते हैं, उन्हें हमें याद भी रखना है। इन मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, अब यहां पे हमें इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों की बात याद रखनी है। देखिए, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स कौन से हैं? इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं अभी हम आपको बताते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स होंगे, सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होंगे। और अगर आप वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसे आप किडनी कहते हैं। मेनली आपको इनवर्टिब्रेट्स में याद रखना है कि अब इनवर्टिब्रेट बहुत बड़ा है, पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, टिनोफोरा, एस्केहेलमिन्थीस, प्लैटीहेलमिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकाडेटा, इतने हैं। समझ पा रहे हैं? पूरा पढ़ना है, यस। सारे फाइलम के बारे में बात करनी है, तो मार्क करें कि अगर आप देखें, ए सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स ए वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटिव स्ट्रक्चर्स इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स पाई जाती है। आप इनके नाम सिंपल में बहुत से आएंगे, जैसे कहीं पे मिलेगी आपको फ्लेम सेल, कहीं पे आपको मिलेगा नेफ्रिडिया, ठीक है ना, कहीं पे आपको मिलेगा रेनेट सेल, कहाँ पे क्या है अभी बात करते हैं। तो और वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से लोग आते हैं? एम्फीबिया, फिशेस, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, इन सब में आपको किडनी मिलेगी। यस, किडनी लिखा भी है यहाँ पे। चलो अब पूरा गायब करते हैं इसको। तो इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मिलेगा, वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन मिलेंगे, दिस इज नेम्ड एज किडनी। क्या बोलेंगे आप इनको? किडनी। हम एक काम करते हैं, यस, आइए सारे फाइलम के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 प्रोटोजोआ, एक और फाइल हमारे पास है पॉरीफेरा, एक और फाइल हमारे पास है निडेरिया या सिलेंटेटा आप उसे कहते हैं, या एक और फाइलम हमारे पास है टिनोफोरा। सारे फाइलम के नाम याद आ गए? कौन कौन से हैं? प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा। अच्छा, उसके बाद कौन सा फाइलम हमारे पास है जिसको आप
प्लेटिहेल्मिन्थीस कहते हैं, उसका नाम है फ्लैट वर्म। क्या नाम है? फ्लैट वर्म। उसके बाद एक और फाइल हमारे पास है एस्केहेल्मिन्थीस, जिसको आप राउंड वर्म कहते हैं, राउंड वर्म कहते हैं। उसके बाद और थोड़ा पास में कर ले, नहीं तो जगह नहीं बचेगी। यस, सेकेंड नंबर पे कौन मिलेगा? फ्लैट वर्म। उसके बाद कौन सा मिलेगा? राउंड वर्म। ये फाइलम सीक्वेंस आपको एनिमल किंगडम से याद हो जाएगी। राउंड वर्म के बाद आपको क्या मिलता है? एनिलिडा। एनिलिडा। इसके बाद कौन सा फाइलम मिलता है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, ठीक है। इसके बाद आपको कौन सा फाइलम मिलेगा? मोलस्का, ठीक है। इसके बाद आपको कौन सा फाइलम मिलेगा? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। देन उसके बाद हिमिकार्डेटा। सारे फाइलम की बात कर दे रहा हूं एक साथ। उसके बाद एक आता है आपके पास सिफाइलोकार्डेटा, और उसके बाद सारे के सारे आपके वर्टिब्रेट्स। सब में बात करी जाएगी, सब में बात करी जाएगी, ऑल आएंगे, अभी बात करेंगे। पहले जितनी एनसीईआरटी ने बात करी है वो लिख लिया जाए, उसके बाद सारा एक साथ समराइज कर दूंगा आके, ठीक है। सारे फाइलम हो गए। अब आपको बताना ये चाह रहा था कि ये हमारा वर्टिब्रेट्स है, बाकी जितने ऊपर वाले हैं वो सब हमारे क्या हैं? इनवर्टिब्रेट्स हैं। सब में बात करेंगे, इसीलिए आके नोट किया हूं, ठीक है। चलो अब आइए, जो एनसीईआरटी ने कहा है उसकी बात पहले कर दें। कह रहे हैं सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हियर। कुछ दिए हुए यहाँ पे, जैसे नंबर 1 प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल। तो यस, जो यहाँ पे ये कह रहे हैं उनकी बात पहले कर ली जाए। प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया, तो प्रोटोनेफ्रिडिया या दूसरा नाम फ्लेम सेल। फ्लेम सेल ये एक्सक्रीटिव स्ट्रक्चर्स हैं। कहाँ? ये एक्सक्रीटिव स्ट्रक्चर्स कहाँ हैं जी? प्लेटिहेल्मिन्थीस में, और जिसमें आपको फ्लैटवर्म बोलते हैं या प्लेनरिया इसी का एग्जाम्पल है, रोटीफर्स इसी का एग्जाम्पल है। कुछ एनालिट्स में जो प्रिमिटिव एनालिट्स हैं उनमें मिलेगा, और सिफेलो और एम्फियोक्सिस सिफेलोकार्डेट्स में भी आपको मिलेगा प्रोटोनेफ्रिडिया। कितने एग्जाम्पल? अकेले प्रोटोनेफ्रिडिया के कितने एग्जाम्पल आपको मिल गए? तो सबके नाम आपको नोट करने हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया किसमें किसमें होगा? यस, फ्लेट वर्म में मिलेगा। आप उसमें प्लेनरिया का नाम लिख सकते हैं। रोटीफर्स में मिलेगा, याद कर लीजिएगा प्लीज। कुछ एनालिट्स में, सम एनालिट्स, लेकिन मोस्टली एनालिट्स में क्या मिलेगा? नेफ्रिडिया। वो आगे पढ़ाऊंगा, सम को अच्छे से मार्क कर लेना। और सिफेलोकार्डेट, सिफेलोकार्डेट्स में आपको क्या मिलेगा? प्रोटोनेफ्रिडिया। अब प्रोटोनेफ्रिडिया का जो प्रिमिटिव फंक्शन होता है, इट इज ऑस्मो रेगुलेशन। एक्चुअल में एक्सक्रीटरी ऑर्गन का फंक्शन होता है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, और जब ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ही चीज़ों को शरीर से बाहर निकालते हैं। जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। यस, नेक्स्ट नेफ्रिडिया। ये आपका प्रोटोनेफ्रिडिया है, नेफ्रिडिया आगे मिलेगा। तो नेफ्रिडिया आर प्राइमरी कंसर्न विद द आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दिस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ये मैंने पीछे आपको बता दिया, आप मार्क कर लेना। प्रोटोनेफ्रिडिया का जो फंक्शन होता है, इस प्राइमरी फंक्शन इसका है ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करना। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर सेल में चीजों का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसके कंसंट्रेशन का फिक्स होना, दिस इज द ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है ना? सुने नेक्स्ट, नेफ्रिडिया। तो पीछे हमने आपसे कहा प्रोटोनेफ्रिडिया हमें कहाँ मिले? प्लेटिहेल्मिन्थीस में मिले हमको प्रोटोनेफ्रिडिया। पीछे आपसे बात करके आया हूं। रोटीफर्स में मिले हैं हमको, सिफेलोकार्डेट्स में मिले हैं, है ना? कुछ एग्जाम्पल हो गए। नेफ्रिडिया कहाँ मिलेगा? स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म एंड अदर एनालिट्स, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यानी ये आपको मिलेगा मोस्टली एनिलिडा में। कहाँ मिलेगा? एनिलिडा में। एनिलिडा का मेंबर हमारे पास कौन है? अर्थवर्म। एक एग्जाम्पल जो आप जानते हैं जनरली, इसका भी वही काम है क्या? ऑस्मोटिक वैलेंस।
ऑस्मोटिक वैलेंस। ऑस्मोटिक वैलेंस का मतलब क्या हुआ, जो एक नाइट्रोजनस वेस्ट जितने रहने चाहिए उतने ही रखेंगे, एक्सेस होंगे निकाल के बाहर कर देंगे। यस, नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन फ्लूइड आयनिक बैलेंस, मतलब जब निकाल के बाहर करेगा तभी तो मेंटेन करेगा। यस, यहां याद ही तो करना है सर कौन कहां है। अगला मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, क्या नाम है, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, ये आपको मिलेगा मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स इज द एक्सक्रीटिव स्ट्रक्चर इन द मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच, मार्क करिएगा इसको भी, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में इंक्लूडिंग कॉकरोच एज वेल। इसका भी वही फंक्शन है, क्या, हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो चाहे नेफ्रिडिया हो, चाहे प्रोटोनेफ्रिडिया हो, चाहे मैल्पिगियन ट्यूब्यूल हो, सबका फंक्शन है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि कंसंट्रेशन को बनाए रखना, फिक्स बनाए रखना, ऑस्मोटिक वैलेंस को बनाए रखना, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखना। एंड लास्ट इज एंटीनल ग्लैंड, क्या नाम है, एंटीनल ग्लैंड। आप इसे एंटीनल ग्लैंड कहें या एक और नाम है, दिस इज ग्रीन ग्लैंड। ये एक्सक्रीटिव फंक्शन है कहाँ, क्रस्टेशियंस में। ये आर्थ्रोपोडा का ही मेंबर है क्रस्टेशियन, जिसमें एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉन्स। तो प्रॉन में जो कि क्रस्टेशियन है, एंटीनल ग्लैंड एक्सक्रीटिव ऑर्गन है, और ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालेगा और ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करेगा। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स कॉकरोच में है, नेफ्रिडिया एनालिड्स में है, प्रोटोनेफ्रिडिया रोटिफर्स में है, प्लेटवर्म्स में है, सिफेलोकॉर्डेट्स में है। ये कुछ नाम हो गए जो हमने जनरली इन्वर्टिब्रेट्स के आपको बताए हैं। अब पूरी बात को एक जगह हम समराइज करने चल रहे हैं। यस, इस पैराग्राफ में प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, निडेरिया और टिनोफोरा में कहाँ से होता है, तो जनरल बॉडी सरफेस से होता है। बॉडी सरफेस से वाया डिफ्यूजन हो जाएगा, कोई एक्सक्रीटिव ऑर्गन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फ्लैट वर्म में अगर हम आपसे नाम लें तो फ्लैट वर्म में हमारे पास अभी हमने आपको नाम दिया था, दिस इज प्रोटोनेफ्रिडिया। अभी एक और नाम आपकी एनसीईआरटी में लिखा था, दिस इज फ्लेम सेल। एक और नाम है, दिस इज नोन एज सोलिनोसाइट्स, आप नोट कर लें। तो फ्लैटवर्म में प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल या सोलिनोसाइट्स। अगला जो फाइलम है जिसको एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, दिस इज राउंड वर्म। और राउंड वर्म में जो स्ट्रक्चर है, दिस इज एच शेप की एक सेल है, एच शेप की, दिस इज कॉल्ड रेनेट सेल, RENETTE, रेनेट सेल। ये एक्सक्रीटिव ऑर्गन है कहाँ, राउंड वर्म में। नेक्स्ट हमने एनालिड्स में मोस्टली, मैंने मोस्टली वाली बात कर रहा हूं, एनालिड्स में मोस्टली क्या होगा, नेफ्रिडिया होगा। नेफ्रिडिया इज द, तो इसके बारे में एनसीईआरटी ने करी नहीं बात, मैंने एडिशनल सारा फाइलम पूरा हो जाएगा। नेफ्रिडिया में क्या होगा, एनालिडा में क्या होगा, नेफ्रिडिया। तो एनालिडा में नेफ्रिडिया इज द एक्सक्रीटिव ऑर्गन एंड हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस एज वेल। अब अगला, आर्थ्रोपोडा में कई स्ट्रक्चर्स हैं। नंबर 1 इंसेक्टा में, इंसेक्टा में क्या होगा। नंबर 2 अभी हमने आपसे कहा था क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन का नाम लिया था ना, प्राण का, क्रस्टेशियन। एक और, अक्सर ये दो लोग अपना राग अलग अलापते हैं अलग ही, अभी पीछे मैंने आपको पढ़ाया था, स्पाइडर और स्कॉर्पियन, जिसमें ग्वानीन एक्सक्रीटिव मटेरियल था, याद आया। तो इसके बारे में भी बात करने चलते हैं। इंसेक्टा के बारे में तो आपको अभी मैंने पढ़ा दिया था। इंसेक्टा में आंसर प्लीज, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। बेटा बस समराइज कर रहा हूं चीजों को। क्रस्टेशियन, ग्रीन ग्लैंड आप कहें या एंटीनल ग्लैंड कहें, क्या, एंटीनल ग्लैंड हो जाएगा। स्पाइडर में और स्कॉर्पियन में कॉक्सल ग्लैंड, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कॉक्सल ग्लैंड। अब आगे की बात करते हैं, ये सब आपको नाम जो है वो याद करने होंगे। मोलस्का में ऑर्गन ऑफ बोजनस या केबर्स ऑर्गन कहते हैं। या
केबर्स ऑर्गन। इकानोडर्मेट्स में बॉडी सरफेस से होता है, कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। बॉडी सरफेस से होगा, अपने सरफेस से, पूरा सरफेस से कर लेगा, कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको यहां नहीं मिलेगा। हेमिकॉर्डेट्स में आप पढ़ेंगे, फाइलम जाके पढ़ लीजिएगा, वहां पे प्रोबोस्किस ग्लैंड, प्रोबोस्किस ग्लैंड इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किस में? हेमिकॉर्डेट्स में। सिफेलोकॉर्डेटा में या एम्फिऑक्सिस का दूसरा नाम है, एम्फिऑक्सिस, अभी पढ़ाया था प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया। और सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में किडनी। सर पूरा एनिमल किंगडम खत्म हो गया, प्रोटोजोआ से लेकर के वर्टिब्रेटा तक सबका एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये आपको अच्छे से याद करना है। प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा में जनरल बॉडी सरफेस, फ्लैट वर्म में प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट्स, राउंड वर्म में रेनेट सेल, एनालिडा में नेफ्रिडिया, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, क्रस्टेशियन में ग्रीन ग्लैंड, स्पाइडर और स्कॉर्पियन में कॉक्सल ग्लैंड, मोलस्का में ऑर्गन ऑफ बर्जनस या केबर्स ऑर्गन, इकानोडर्मेटा में बॉडी सरफेस, हेमिकॉर्डेटा में प्रोबोस्कस ग्लैंड, सिफेलोकॉर्डेटा में प्रोटोनेफ्रिडिया, वर्टिब्रेट्स में किडनी। ये पूरा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो आपकी पूरी बात हो गई जो मैंने एक एक करके आपसे डिस्कस करना था, और पूरी बात लगभग डिस्कस हो भी गई है और आपको बात समझ में आ भी गया है। ठीक है ना, तो इन बातों को एक एक करके आप याद रखिएगा, पूरा एग्जाम में आता भी है, और अच्छे से नोट करके रखिएगा, जिससे कि सारी बातें आप जब चाहें रिटेन कर सकें। बाकी अगले वीडियोज़ में थैंक